मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। कक्षा 12वीं के छात्रों को पता चल चुका है कि उनका 2025 में पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। और 24 फरवरी को आपका पहला पेपर है, ये तो पता है। तो कक्षा 10th के बच्चे अब हो जाओ तैयार। क्या है पेपर पैटर्न, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन और किस पॉइंट मतलब किस नंबर पर हमसे पूछे जाएंगे, ये सभी बातें आज हमको पता चलने वाली हैं। बहुत से बच्चों डाउटता, अरे सर क्लास 10th में जीवन परिचय आते हैं या फिर साहित्यिक परिचय, अरे सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 नंबर के आते हैं या 20 नंबर के आते हैं, सर खंड काव्य आते हैं। तो ये बहुत सारे डाउट बन रहे थे बच्चों के। तो मैंने सोचा क्यों ना बोर्ड एग्जाम से जो भी पेपर आया है उसको तुम्हारे सामने लेकर आता हूं, ठीक है। इसको तैयार कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आ जाओ लाइव, बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए। चलो एक फायदे की बात कहूं, देखो वैसे तो मैं स्कूल से 30 नंबर मिलने वाले हैं ना, तो जिस बच्चे को सिर्फ पास होना है ना, सिर्फ पास होना है, तो पास होने के लिए 33 अंक की जरूरत होती है। मान लो इस 30 में से स्कूल वालों ने तुम्हें 25 नंबर दे दिए, तो तुमको मेहनत कितने नंबर के लिए करनी है? मात्र 8 नंबर के लिए करनी है। प्लस 8 कर दो तो 33 हो जाते हैं इक्वल। तो 33 अंक जिसको चाहिए, जिसको सिर्फ पास होना है, तो वो इसी पेपर को तैयार कर ले, बस इस पेपर को ही तैयार कर ले भाई, कवर हो जाएगा। और जिसको भाई जिसका सपना है कि 70 मुझे ये मिलेगा, 30 मुझे स्कूल से मिलेगा, टोटल 100 अंक हुआ, जिसमें से अगर 1-2 राइटिंग पर कट भी जाएगा तो 98, 97, 96 या फिर 95, इस अंक में कहीं ना कहीं मैं आ ही जाऊंगा। तो भाई इनका ऐसा सपना है, वो बच्चे मेहनत करेंगे अब और मेरी बात मानेंगे। सिंपल। चले, क्या है आपका पेपर पैटर्न वो भी मैं आपको समझाता हूं। कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ, समय क्या है? 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश मतलब जो पेपर में आपको रूल फॉलो कर ले हैं, वो रूल्स आपको यहां बताए गए हैं। पहला रूल क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो शुरुआत के जो 15 मिनट है ना, उन शुरुआत के 15 मिनट में तुमको सिर्फ और सिर्फ पेपर पढ़ना है, जो कि अभी ये तुम्हारे सामने मैं बताने वाला हूं। ये नहीं है कि एंट्री करने बैठ गए, पहला क्वेश्चन का जवाब आ रहा तो पहले क्वेश्चन का जवाब देने बैठ गए, नहीं, पहले आराम से पेपर पैटर्न पढ़ो। इससे फायदा क्या होता है कि अगर हमको देखो हमने मेहनत की है, हमने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि कोर्स से अलग कुछ नहीं आता, सिलेबस से अलग कुछ नहीं आता। कोर्स हमने कंप्लीट किया है, सिलेबस हमने अच्छे से पढ़ा है, तो हमको पता है भाई ये हमारे किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से है, तो हम जवाब दे सकते हैं। ये हमारा इस प्रश्न का भाई हमारे फलाना फलाना जवाब है, हम जानते हैं, ठीक है। इससे आउट तो नहीं जाएगा। तो जब आप पेपर पैटर्न को पढ़ोगे, पेपर को पूरे के पढ़ोगे, तो आपको पता है मैंने स्टडी की है, मेरे को जो जवाब आ रहे हैं। तो 70 में से मान लो तुमको 65 नंबर का, 68 नंबर का जब पेपर आ जाएगा, तो तुम अपने आप में एक कहते हैं ना आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाओगे, और तब तुम लिख भी अच्छा पाओगे और अच्छे से सभी सवालों का जवाब भी दे पाओगे, और काम जो है समय से पूरा भी कर लोगे। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चले, दूसरा निर्देश क्या है? प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है, यानी 2 खंड में बांट दिया गया है, आ और वा में, ठीक है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट जो आपको स्कूल वाले वहां प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे भी कैसे करना है, ठीक है। और नीले अथवा काले रंग पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण करें, या तो ब्लैक पेन का प्रयोग करें या फिर ब्लू पेन का करें, सिर्फ एक का, इस बात का याद रखना, ठीक है। 4th खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 0-1 अंक निर्धारित हैं। मतलब एक जो OMR सीट में है उसमें ऐसा नहीं है किसी एक प्रश्न के लिए 2 नंबर हैं, अगर एक प्रश्न है तो उसके लिए 1 ही नंबर है, ठीक है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब अगर आप किसी गलत गोले को भर दे तो काटना मत,
या फिर व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग मत करना, या तो पहले से ही डिसाइड कर लो ये सही है, उसी पर अपना डटे रहो, ठीक है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं करनी। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, ठीक है। यहां तक आपके ये 5 और निर्देश हो जाते हैं कंप्लीट। यहां तक क्या हो जाते हैं, तो आपके सभी निर्देश जो हैं यहां आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी किसकी है भाई, आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की। किस तरीके से आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब ये जानते हैं, देखो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके पास जो OMR सीट होगी, उस OMR सीट में आपको प्रश्न संख्या डाल रखी होगी और आपको वहीं जाकर ऐसे एक मानो ये गोला है, इसके अंदर जाकर आपको, जैसे कि पेन है हमारा ब्लैक, ठीक है, मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, तो ये मेरा दे रखा है, तो मुझे पता भाई इसका फलाना फलाना आंसर, तो मैं इसमें इस तरीके से जो है अपना आंसर फिल कर दूंगा बड़े प्यार से, बड़े आराम से, ठीक है। ये कर दिया मैंने, बताओ। अब इस तरीके से मुझे करना है और ये मेरा मेथड जो है सही है, ठीक है। ये जो मेरा मेथड है, ये जो मेरा तरीका है वो सही है, ठीक है। बताओ किससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, पूछ लेना अभी, अभी मैं हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपके द्विवेदी युग के, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही, ठीक है। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। आपको पता भाई आपकी जो चिंतामणि रचना वो किसकी है? विद्या है, वो निबंध की है, तो आप निबंध में आंसर कर दोगे। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। आपको पता भाई जो गबन है वो जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, तो आप मुंशी प्रेमचंद्र में जवाब दे दोगे। देखो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो बेझिझक होकर पूछ लेना, ठीक है। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, इस बात की फिक्र मत करना तुम, ठीक है। इस बात की फिक्र मत करना, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, बहुत आराम से प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मुझे पता भाई शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो मेरी 1919 से लेके 1938 तक है, तो मैं बी में जवाब दूंगा, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की आत्मकथा है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता या फिर रेखा चित्र, ठीक है। बताएं भाई, एक आध प्रश्न का जवाब तो बताओ, या नहीं बताओगे? नाराज हो? चलिए, आत्मकथा में जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? अगला प्रश्न क्या है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या फिर छायावादी युग? बताओ भाई, कितने बच्चों को पता है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? चलें बताएं। चले, जिनको पता है अच्छी बात है, इनको नहीं पता कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रिय प्रवास आपकी द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरियोध, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रा नंदन पंत? बताओ भाई, मधुशाला किसकी रचना है? बताइए, मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है टॉपिक को तो आपको पता होगा कि मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की कविता है, ठीक है। मैंने भी आपको 7 प्रश्नों के जवाब खुद से दिए हैं, तो आपको दिख रहे होंगे, देखो
0 1 0 1 0 1, मतलब ये एक एक अंक आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के मिल रहे हैं। आपको इस तरीके से जवाब नहीं देना, OMR सीट में इनके फिल करने 20 आते हैं। 8वां भारत भारती किसकी रचना है, आधुनिक काल कब से कब तक है, मतीराम किस युग के कवि हैं, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, देखो ये दे रखा है हास्य, ठीक है। और उसके बाद सुवत ओढ़ पीठ पर श्याम, तो ये क्या, ये आपके अलंकार शुरू हो गए यहाँ से। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ठीक है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है, आंसू का तत्सम शब्द है, ये सब ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो 17 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बाकी के 3 क्वेश्चन ये रहे, ठीक है। 18 19 20 इस तरीके से आपको 20 बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे, पर ऑप्शन वही रहेगा कि इस तरीके से गोला है, उसमें इस तरीके से आपको उसको फिल करना, जो आंसर सही होगा। गलती की कोई गुंजाइश मत करना, क्योंकि आपके पास एक ही बार रहेगा, ये नहीं है कि आपको और कोई ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाए, ठीक है। अब क्या है, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा, आ और बा 2 खंडों में आपके इस पेपर को बांटा गया था, ठीक है। आपके क्लास 10th के पेपर को 2 खंडों में बांटा गया था, पहला खंड आ, दूसरा खंड बा, ठीक है। ये गद्यांश है, ये इसके 3 प्रश्न है 1 2 3। अगर आपको ये गद्यांश आता है तो आप इसका जवाब देकर अपने 3 सवालों का जवाब दे दें, आपको 6 अंक मिल जाएंगे। अथवा करके आपको दूसरा गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके 3 प्रश्नों का जवाब दे लें, आपको इसके 6 अंक मिल जाएंगे। देखो, ठीक है, दोनों में से एक करना है। फिर उसका सेम बटन आपका पद्यांश रहता है, इस पद्यांश में से और इस वाले पद्यांश में से, ठीक है। अथवा करके इसमें भी दे रखा है, इसके 3 प्रश्न ये रहे, देखो 1 2 3, अथवा करके फिर दूसरा पद्यांश दे रखा है, इसके 3 प्रश्न है 1 2 3, ठीक है। ये भी आपका 6 अंक का है, 6 अंक का आपका गद्यांश, 6 अंक का आपका पद्यांश। इस तरीके से आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। देखो, इस 20 से 25 मिनट की वीडियो के बीच में मैं आपको पूरा का पूरा हिंदी क्लास 10th का पेपर पैटर्न बताने वाला हूं, वो पेपर पैटर्न जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप कैसे क्या करते हो, ठीक। इसके बाद आपकी यहां पर संस्कृत शुरू हो जाती है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से, देखो ये लिख रहा है पैटर्न, ये लिख रहा है कि दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक तो आपके सामने ये गद्यांश दे रखा है और दूसरा गद्यांश ये दे रखा है, या तो इसमें से या फिर इसमें से, इन दोनों में से किसी एक का हिंदी अनुवाद करना है, जिसके आपको 3 अंक मिलेंगे, और इनमें से किसी एक का ही सिर्फ आपको संदर्भ करना, जिसका हिंदी अनुवाद करोगे उसका ही संदर्भ करना और इसका ही हिंदी अनुवाद करना, ठीक है। उसी के आपको टोटल 5 अंक मिल जाएंगे। ये तो रहा गद्यांश। अब सेम इसी पैटर्न पर आपके आ जाते हैं पद्यांश, ठीक है। गद्यांश कर लिया, 5 अंक वहां प्राप्त हो गए। अब बारी पद्यांश की, कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो इन 2 लाइनों का हिंदी अनुवाद करके संदर्भ कर दो, या फिर बाकी इन 2 लाइनों का कर दो, अथवा करके ऑप्शन आपको इसमें भी यहां पर दिया हुआ है। इनमें से और इनमें से करना सिर्फ एक का ही है, ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि गांव में कहावत है ना कि गुड़ गोबर करना, तो आपको गुड़ गोबर नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है अपने सही अच्छे से सभी सवालों के जवाब देने हैं, तभी आप ये कर पाओगे। उससे पहले आपके लिए या किसी और के लिए भी ये भाई बहुत कठिन रहेगा। अगर देखो, मैं क्या कहता हूं कि पहले देखो प्रश्न कह क्या रहा है। अक्सर मैं टेस्ट लेता हूं, जब मैं टेस्ट लेता हूं तो मैं प्रश्न लिखता हूं। जब मैं प्रश्न लिखता हूं तो अगर मैंने प्रिय प्रवास लिखा तो बहुत से बच्चे लेखक का नाम बताने लग जाते हैं बहुत स्पीड से, ठीक है। लेकिन मैं ये भी तो पूछ सकता हूं कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, जैसे कि वो द्विवेदी युग की है। जवाब प्रश्न पूछा था नहीं, द्विवेदी युग की है, बच्चे वहां गलते। तो इतना ज्यादा आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको इतने लापरवाह नहीं बनना है, आपको सभी चीजें बड़े प्यार से आराम से शॉर्ट आउट करनी है, ठीक है।
अब इसके बाद 5-5 नंबर के आपके ये दोनों हुए, ठीक है। 10 नंबर की आपकी संस्कृत इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। खंड काव्य, भाई जिसके जहां से जिसके शहर से जो भी खंड काव्य आता है वो करेगा, ठीक है। यहां पर कुछ आपको खंड काव्य दे रखे हैं, 8 से 9 खंड काव्य दे रखे हैं, ठीक है। भाई जिसके शहर जिसके जिले से जो खंड काव्य आता है वो अपने स्कूल वाले सर से मालूम कर ले कि सर हमारे यहाँ पर कौन सा खंड काव्य आता है, जिससे बाद में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है तो मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुसर का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य है, फिर मेवाड़ मुक्त खंड काव्य है, अग्र पूजा खंड काव्य, ठीक है, जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि खंड काव्य, ठीक है। ये सभी आपके लिए खंड काव्य हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर आपका आता कर्ण खंड काव्य, करमवीर खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य, ये आपके टोटल यहां तक खंड काव्य कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें से सिर्फ एक करना है आपको, लेकिन करना वही है जो आपके जिले से, जो आपके शहर से आता हो। ये नहीं है कि आपके जिले आपके शहर से कोई खंड काव्य आया नहीं है और आप उसको कर रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। इसके बाद आपका दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखो जिन बच्चों को डाउट रहता है सर क्लास 10th में जीवन परिचय आते हैं साहित्यिक परिचय, तो देख लो जीवन परिचय ही आते हैं, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से किसी एक का करना है। खंड काव्य अगर मैं जीवन परिचय की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मैंने जो है कल ही कराया है। अगर आप कल वाली वीडियो देखोगे जयशंकर महत्वपूर्ण जीवन परिचय वाली, तो उसमें मैंने एक लेखक और एक कवि यानी कि कवित्री के रूप में कराया है, जिसमें कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का कराया था मैंने, और कवि यानी कि कवित्री के रूप में मैंने महादेवी वर्मा का कराया था, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इसलिए, ठीक है। इसके बाद दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, इन तीनों में से आपको एक का कर देना है। 5 नंबर इसके मिल गए लेखक के, 5 नंबर कवि के। भाई 10 नंबर का आपका इस तरीके से जीवन परिचय का टॉपिक आता है, ठीक है। 10 अंक यहां पर आपके बड़े प्यार से आराम से तैयार हो जाएंगे। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अरे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, अरे वैसे नहीं वैसे होगा, ठीक है। अपना ज्यादा मतलब अपनी तरफ से कोशिश ज्यादा मत करना कि हम ऐसे करेंगे तो सर अंक ज्यादा दे देंगे। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, 10th के बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। 12th के बच्चों को तो फिर भी नॉलेज हो जाती है आगे जाकर, ठीक है, क्योंकि वो 10th के पेपर पहले दे चुके होते हैं। तो अब 10th के बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिए नहीं, अब वो अपने स्कूल में जैसे पेपर दिया करते थे तो वो क्या करते थे, कॉपी में बड़ी डिजाइन सी बना दिया करते थे। जैसे कि अभी कोई हेडिंग है, ये सपोज मान लो कि ये गोस्वामी तुलसीदास एक हेडिंग है, तो बहुत से बच्चे क्या करते थे, बड़े स्टाइल में यूं बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया, इस तरीके से हेडिंग कर दिया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा फूल काट दिया यूं, है ना, बहुत देखा मैंने भाई 10th के बच्चों के लिए ऐसे यूं फूल काट दिया। ऐसी गलती करके हेडिंग डालते, ऐसी मत करना भाई। सिंपल हेडिंग है, उसके नीचे यूं अंडरलाइन करना, ठीक है, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से कर देना, तो कहीं तक ठीक है। लेकिन वो लड़कियों वाली डिजाइन बनाने की कोशिश मत करना। लड़कियों से भी यही मेरा अनुरोध है, ठीक है, यही मेरा उनसे भी अनुरोध है कि लापरवाही कर कर अपना जो है समय बेकार ना करें फालतू की चीजों में, ठीक है। अगर समय बचता है लास्ट में तो एक बार अपने पेपर का, अपनी कॉपी का रिवीजन करें और क्वेश्चन चेक कर लें, ठीक है। OMR सीट में अगर एक बार आंसर कर दो, चाहे सही हो या गलत हो, उसको फिर दोबारा मत चेक करना, क्योंकि गलत लगेगा आपको, फिर आप उसमें जो है काट पीट करोगे, जिससे आपका 1 नंबर तो वो कटेगा जो गलत जवाब था, उल्टा सर का दिमाग खराब हो गया तो वो दूसरे प्रश्नों के भी आंसर कट कर लेंगे, इतना याद रखना, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो,
ठीक है, 7वां पॉइंट, मतलब एक श्लोक लिखना है जो कि हमारा हिंदी मतलब उसमें संस्कृत की पुस्तक में ना आया हो या फिर पेपर में ना आया हो। ठीक है, एक श्लोक हमको यहाँ पर कोई भी लिख देना है जो कि संस्कृत में हो। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर मंत्र वगैरह भी लिख देते हैं, तो भाई वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वक्त तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मुक्षय मामः, है ना, मामरत। ठीक है, और उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, या तो इसका या फिर बाकी के 2, 3, 4 आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से सिर्फ एक का करना है। पता है इस टॉपिक के कितने नंबर मिलेंगे आपको? 2, मतलब एक लाइन का उत्तर करना है, 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरे का उत्तर क्या, दूसरा नंबर मिल गया। 2 नंबर का ये टॉपिक रहेगा, 2 नंबर का ये आपको जो है श्लोक लिखने का रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4। आपको टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन सही है, ये इसका जवाब होगा, जो भी आपको निबंध आता हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण के उपाय में आए, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर आए, जनसंख्या लाभ हानि पर आए, नारी सशक्तिकरण पर आए। जनसंख्या लाभ हानि इसके ऊपर बायोलॉजी में भी आपका टॉपिक रहता है क्लास 10th में, साइंस में। ठीक है, तो आप वहां से थोड़ा सा आइडिया लेकर कर सकते हो। बाकी आतंकवाद पर भी आप अच्छे से टिप्पणी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मेरे अकॉर्डिंग कहीं तक आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये वाले दोनों। ठीक है, क्योंकि आतंकवाद हम बचपन से कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं, हम सुनते रहते हैं, कभी वहाँ बम फट गया, कभी वहाँ बम फट गया, और आतंकवाद क्यों फैलता है, आतंकवादी क्यों बनते हैं, सभी रीजन हमको पता है। बस वही यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड करने हैं, यानी ऐड करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपके लिए पत्र है जो कि 6 अंक का आता है, 4 अंक का, कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा करके दूसरा कर लो। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख है। 4 नंबर का आपका ये आएगा। ठीक, इस तरीके से आपके सामने ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है ना, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, सभी चीजें अच्छे से क्लियर रही होंगी। अगर कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेश्चन है तो पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।